गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स रहती है कि उनको टेंस समझ में नहीं आते। एक्चुअल में टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा टेंस हम कब यूज़ करते हैं, आर्टिकल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए क्या टेंसेस की ज़रूरत है, यदि ज़रूरत है तो हम टेंस को यूज़ कैसे करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स और ये इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आज आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ अब आपको सिर्फ टेंस के रूल्स नहीं रटाए जाएंगे, बल्कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है, टेंस का यूज़ कैसे होता है, इंडेफिनिट क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों है, परफेक्ट कैसे बना, एक्चुअल में वो परफेक्ट ही क्यों है, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आज की वीडियो के बाद आपको कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि ये परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट का टेंस है, ये पास्ट का टेंस है या फिर ये फ्यूचर का टेंस है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है। वास्तव में टेंस दो चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, एक टाइम और एक एक्शन। एक्शन और टाइम में से यदि कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो टेंस बनेगा ही नहीं। अब हम ये समझेंगे कि टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन किस तरीके से टेंस को प्रॉपर करता है और हम उन्हीं टाइम और एक्शन के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, देखते ही कि एक्चुअल में ये टेंस है कौन सा और इसका यूज़ हमें कब और कहाँ और कैसे करना है। तो सबसे पहले समझते हैं टेंस को। देखिए, टेंस के मैंने बताया कि टेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक टाइम और एक एक्शन। तो सबसे पहले हम टाइम को लेते हैं। कोई भी टाइम तीन स्टेजेस में होता है, एक पास्ट जो पहले था, एक प्रेजेंट जो अभी है और एक फ्यूचर जो होगा। फ्यूचर आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। प्रेजेंट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी जो भी चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या जो भी कुछ इस दुनिया में अभी हो रहा है वो सब प्रेजेंट है। और एक सेकंड पहले या 10 करोड़ साल पहले जो भी कुछ हो चुका है वो पास्ट है। आने वाले समय में जो होगा वो फ्यूचर है। टाइम को हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो अभी आएगा। ये तो हुई बात टाइम की। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे कि ये टेंस कौन सा है, उसके लिए हमें जानना होगा एक्शन को। आइए हम एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन में होता क्या है। कोई भी एक्शन किसी ना किसी प्रोसेस में होता है। देखिए, यदि कोई प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि वो कब शुरू हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगा, बस कोई भी काम चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो आगे से आप याद रखेंगे, जब भी कोई काम चल रहा हो वो कंटिन्यूअस होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। अभी मैं आपको कोई टेंस बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्शन में क्या होता है और कब वो कौन सा एक्शन होता है और टाइम में क्या होता है। उसके बाद डेफिनेटली आप बहुत ईजी समझ जाएंगे और आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा टेंस है और उसको बहुत ईजिली यूज़ कर लेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो भी काम अभी चल रहा है वो सब कंटिन्यूअस है। लेकिन सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको उसको लाइफ टाइम करते ही रहेंगे। वो कभी ना कभी काम ख़त्म होगा और जैसे ही वो काम आप ख़त्म कर देते हैं वो तुरंत परफेक्ट एक्शन में चला जाता है। और इसीलिए हमारा दूसरा एक्शन हुआ परफेक्ट प्रोसेस। सपोज़ कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन मानो कि वो मैं बुक पढ़ चुका हूँ,
तो बुक मैंने पढ़ ली, बुक पढ़ने का काम खत्म हो चुका, तो ये परफेक्ट हो गया। अगर हम बात करें तीसरी कैटेगरी की, एक्शन की तीसरी कैटेगरी होती है कोई काम मैंने 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, सुबह 2 दिन पहले शुरू किया था, लेकिन अभी तक मैं उस काम को कर रहा हूँ। अब हमने ये काम पहले शुरू किया था, मतलब काम स्टार्ट हो चुका है, तो ये परफेक्ट हुआ। लेकिन काम अभी भी चल रहा है, और जो चल रहा है वो कंटिन्यूस होता है। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीसरा एक्शन हुआ हमारा, या तीसरा प्रोसेस हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। जो चल रहा है वो कंटिन्यूस, जो हो चुका है वो परफेक्ट, जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट की, और ये भी समझेंगे कि आखिर इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। देखिए, अभी अभी हमने बात की, जो चल रहा है वो कंटिन्यूस है, जो हो चुका वो परफेक्ट है, जो पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो तुम्हें ये नहीं पता कब शुरू हुए, तुम्हें ये भी नहीं पता कब ख़त्म होंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मीन्स उनका कोई डेफिनिट प्रोसेस नहीं है। इसमें हम शामिल करते हैं हैबिट्स, हमारी आदतों को, रूटीन, हमारे रूटीन को। हमारी कुछ करने की आदत होती है, हमारा रूटीन होता है। सपोज़ करो कि मैं कहता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रूटीन है मेरा। मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आदत है मेरी, रूटीन है मेरा। या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, जो कि सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। सूरज पश्चिम में छिपता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, चांद रात को चमकता है। ये डेफिनेट कार्य हैं। बताइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, तो ये काम कब शुरू हुआ आपको पता है? नहीं। ये काम कब खत्म होगा आपको पता है? नहीं। क्या ये काम हो चुका है? नहीं। इट मीन्स कि इसका कोई डेफिनेट प्रोसेस ही नहीं है, और जिसका कोई डेफिनेट प्रोसेस नहीं होता उसी को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। क्लियर? आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अभी भी आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, और ये ना सोचें कि इसका रूल क्या होगा, टेंस क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, वो सब छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ यही समझने की कोशिश कीजिए। इसके जस्ट बाद मैं आपको एक एक करके सारे टेंसेज, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सारे बताऊंगा। उसके अलग अलग पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, वो सभी, ताकि आप बहुत इजीली इंग्लिश बोल पाएँ, इंग्लिश लिख पाएँ, इंग्लिश को समझ पाएँ, और आपकी टेंसेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टेंस को प्रॉपर और स्टेप बाय स्टेप समझना। आपको जो मैं बेसिक समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो सबसे पहले अब मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, या कुछ भी इंग्लिश मटेरियल पढ़ते हैं, तो हम देखकर ये समझ नहीं पाते कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम देखते ही सेंटेंस को ये जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। इसके लिए हमें जानना होगा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को और वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, और मेन वर्ब जिनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इनको अगर हम जान लेंगे तो हम डेफिनेटली ये समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस टाइम में हो रहा है। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, यदि इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली वो टेंस प्रेजेंट का ही होगा। वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। अभी जब हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट को अलग अलग करेंगे तो हम अच्छे से जान जाएंगे कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, और कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो याद रखेंगे, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, जहाँ भी होगा वो प्रेजेंट का टेंस ही होगा। सेम वैसे ही
यदि सेंटेंस में was were, had, did, was were, had, did है तो ये पास्ट का टेंस होगा। और फ्यूचर बहुत ही सिंपल है क्योंकि फ्यूचर में हम सिर्फ विल और शैल का यूज़ करते हैं। कैसे और कब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ये हम टेंस में देखेंगे जब हम उसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू डज, हैज़ हैव, इज एम आर। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज वर, डिड, हैड। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं विल एंड शैल। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं हैबिट, रूटीन एंड स्केड्यूल और साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे सच जो सभी जानते हैं कि नेचुरली ऐसा होता है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता, ये सार्वभौमिक सत्य होते हैं, इन्हीं को यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि इंग्लिश में जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं तो क्या बताने के लिए करते हैं, अपना रूटीन, अपनी हैबिट, अपना स्केड्यूल या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं। जब भी आपके जहन में प्रेजेंट इंडेफिनिट आए या फिर आपको लगे कि आप कोई भी काम जो कर रहे हैं वो रूटीन है, आपको लगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपकी हैबिट है, आपका रूटीन है, तो बिना सोचे समझे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यदि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट की डू एंड डज होगी। यदि बात करें हिंदी की पहचान की, जैसे कि हिंदी में भी कुछ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आप बचपन से सुनते आए हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आ जाए वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और वही प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। और वही हम रूटीन की बात कर रहे होते हैं, हैबिट की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा रूटीन है। और लास्ट में देखो ता हूँ, ताहं आ रहा है। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम मूवीज़ देखते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे आता है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यदि हम इंग्लिश टू इंग्लिश की बात करें तो जहाँ भी हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी हैबिट को, अपने रूटीन को, अपने स्केड्यूल को, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यदि हमें उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हमें उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस WH फैमिली, जिससे हम क्यों, कहाँ, कैसे जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो बना सकते हैं। और इन्हीं के माध्यम से तुम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन किससे पूछ सकते हो। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका इंग्लिश में आंसर दे सकते हो, उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप इजीली इंग्लिश को बोल पाओ और समझ पाओ। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्यों करते हैं, हैबिट, रूटीन और शेड्यूल के लिए। एक्शन वर्ब, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ। लेकिन ये हमेशा ऐसा आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमें ताहे तिये पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। बेसिकली आप समझ सकते हो कि हाँ जिस सेंटेंस के लास्ट में ताहे तिये आता है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। अब हम बात करते हैं इसके रूल की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में जो भी एक्शन लेता है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश बोलना कौन चाहता है, आप चाहते हैं, आप यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। जो भी सेंटेंस में एक्शन लेता है वो सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। देन क्योंकि हमें पता है
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और एस या ईएस का यूज़ भी कर सकते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ता हूँ ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि पढ़ता हूँ तायत ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ। मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं मॉर्निंग में पार्क जाता हूँ, सो मैं जाता हूँ, ता हूँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई गो टू पार्क इन दी मॉर्निंग। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड, ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज भी किया है। तो जानते हैं कि एस या एस का यूज हम कब करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या एस का यूज करेंगे। देखिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो मीन्स ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मीन्स राम, श्याम, रहीम, कोई भी नाम हो सकता है, तो वहां हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होगी। क्या हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी? डू एंड डज। देखिए जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो डू के साथ नॉट का यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं डोंट। डज के साथ यदि हम यूज करें नॉट का तो इसको हम बोलते हैं डजंट। डोंट हम यूज करेंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। ठीक वैसे ही हम डजंट का यूज करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट। अब देखिए जैसे ही हम डोंट को देखेंगे तो देखते ही हमें समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और क्योंकि इसमें डू नॉट का यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। यू डोंट कम, तुम नहीं आते हो ऑन टाइम। यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। यू डोंट सिंग, तुम गाते नहीं हो। यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प नहीं करते। यू डोंट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करते। यू डोंट वॉच मूवीज़, तुम मूवीज़ नहीं देखते। ठीक वैसे ही वी डोंट प्ले पबजी, हम पबजी नहीं खेलते। शी डजंट, देखिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, इसीलिए हमने शी के साथ डजंट का यूज़ किया। तो शी डजंट लिसन म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुनती है। शी डजंट प्रिपेयर टी, वो चाय तैयार नहीं करती है। शी डजंट वर्क ऑन टाइम, वो टाइम पर काम नहीं करती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डू नॉट, जिसकी एब्रिविएटेड फॉर्म अर्थात शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, या फिर डज नॉट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट का यूज़ करेंगे। और डोंट एंड डजंट को देखकर ही हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो आगे से आप कभी इस बात को भूलेंगे नहीं कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना हो प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो क्या यूज़ करेंगे? डोंट और डजंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? डोंट का यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डजंट का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आइए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दो टाइप से सेंटेंस बनाते हैं। एक वो सेंटेंस जो हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर यस और नो में होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप स्कूल जाते हो, आप कह सकते हैं यस और नो। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, आप कह सकते हैं यस और नो। और दूसरे कुछ सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में ऐसे होते हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, कब जाते हो, कब आते हो, कहाँ रहते हो, कैसे कोई भी काम करते हो, कौन सी नॉवेल्स पढ़ते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस जिनको हम WH फैमिली के सेंटेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटेरोगेटिव देखेंगे जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, और साथ में ये भी याद रखेंगे चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो,
कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे और वही हमें क्या का सेंस देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज हैं, और जो भी हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा हम सबसे पहले डू एंड डज का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अब देखिए यहाँ क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, लास्ट में देखिए तायत ये भी आ रहा है, इट मीन्स कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हम यूज़ करेंगे डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक वैसे ही हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप म्यूज़िक सुनते हैं? डू यू लिसन म्यूज़िक, यहाँ हम लिसन वर्ब का यूज़ करेंगे। क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम। क्या आप देर रात तक पढ़ते हैं? डू यू स्टडी टिल लेट नाइट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डू की जगह पर डज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह यहाँ आता है? डज ही कम हेयर। क्या वो तुमसे बात करता है? डज ही टॉक टू यू। क्या वो तुम्हारी हेल्प करती है? डज शी हेल्प यू। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, और हिंदी में ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है इसका आंसर हमेशा यस और नो में हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने WH फैमिली वर्ड्स की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि WH फैमिली वर्ड्स में वो वर्ड्स आते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। इनको WH फैमिली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि W या H से स्टार्ट होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, एंड whom मीन्स किससे, किसको, किसे। सो सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम डू डज का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके जस्ट पहले यदि हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये WH फैमिली इंटरोगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। यदि विच या हुज से सेंटेंस बनेगा तो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो उसके साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी बुक, तो कौन सी बुक आप साथ में लिखेंगे। विच बुक डू यू स्टडी, आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं। विच मोबाइल डू यू यूज़। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई भी टेंस बना सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इस टेंस में हम बताते हैं रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड स्केड्यूल। इट मीन्स यदि हिंदी की बात करें तो जिस सेंटेंस के लास्ट में तायत या आता है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो इसमें डोंट या डजंट का यूज़ किया जाता है। डोंट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो एक से ज़्यादा हो, डजंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो वो किसी भी टेंस का हो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके पहले आती है, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश। यदि हम क्यों, कहाँ, कब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछें तो सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू डज का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप किससे मिलते हैं। whom do you meet, एट्सेट्रा। तो अब हम अपने अगले टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यू कोई काम चल रहा है।
इट मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम प्रेजेंट में लगातार कर रहा है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस होगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंटेंस को सुनने या पढ़ने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है। पहले हिंदी की बात करते हैं। यदि हिंदी के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है। लेकिन सिर्फ आप ये नहीं समझिएगा कि रहा है, रही है वाले सेंटेंस ही कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें लास्ट में आ सकती हैं और फिर भी वो कंटिन्यूस होगा। आइए समझते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस का रियल में मतलब है किसी काम को करते हुए, किसी काम को करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जैकेट पहने हुए हूँ, सो आई एम वेयरिंग दिस जैकेट। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जैकेट पहने हुए हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने वाइट शर्ट पहनी है। आपने वाइट शर्ट पहनी है, तो बताइए कि क्या आप ये वाइट शर्ट लगातार नहीं पहने हुए हैं? लेकिन इसमें तो रहा है, रही है नहीं आ रहा है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रहा है, रही है नहीं आता और फिर भी वो कंटिन्यूस होते हैं। ये समझ में आता है उस सेंटेंस को देखने पर। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि राहुल बैठा हुआ है। देखिए वो बैठा हुआ है, इट मीन्स वो जंप नहीं कर रहा है कि वो कभी बैठेगा कभी उठेगा, कभी बैठेगा कभी उठेगा। वो सिर्फ बैठा हुआ है। इसका मतलब कि बैठने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस होगा। राहुल इज सिटिंग। यदि मैं ये कहता हूँ कि आप खड़े हुए हो, तो आप भी खड़े हुए हो। यदि आप खड़े हुए हो तो ये खड़े होने का काम कंटिन्यूस चल रहा है। और कंटिन्यूस में ही तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कंटिन्यूस में किया जाता है। तो आप खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग। यदि मैं कहता हूँ कि मेरे शूज़ टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, मेरे शूज़ टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, तो मेरे शूज़ लगातार वहाँ पर पड़े हुए हैं और ये काम कंटिन्यू हो रहा है। माई शूज़ आर लाइंग अंडर द टेबल। माई शूज़ आर लाइंग अंडर द टेबल। तो आइए बोर्ड से समझते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई भी काम जो प्रेजेंट में हो रहा हो वो कंटिन्यूस है। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं के अलावा भी कंटिन्यूस होता है। और उसके लिए आप हिंदी में ही अगर बात करें तो हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में ये देखेंगे, बैठे हुए, खड़े हुए, पहने हुए, पड़े हुए। आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, आप टी शर्ट पहने हुए हैं, मेरा बैग बेड पर पड़ा हुआ है। यदि हम बात करें इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन की, सपोज वी आर रीडिंग समथिंग इन इंग्लिश, सो देयर इज नो वर्ड इन हिंदी, सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई इट दैट इट्स कंटिन्यूस और नॉट? Because when we talk about in Hindi, so we can judge about the रहा है, रही है, and पड़ा हुआ है, and बैठा हुआ है, it doesn't matter. But when we talk about in English, so we have to focus on the main verb and helping verb. So now let's talk about the helping verb and main verb. देखिए, helping verb is am, are. Present continuous में हमेशा हम 3 helping verbs का यूज़ करते हैं, is, am and are. कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हम कब इज़ का यूज़ करेंगे, कब एम का यूज़ करेंगे, कब आर का यूज़ करेंगे। तो आइए उसको भी बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि कब किसका यूज़ करना है। ही, शी, इट, एनी नेम। यदि शॉर्टकट में कहें तो जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम इज़ का यूज़ करते हैं। वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राहुल, मनोज, तिवारी, एनीवन। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। आर प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। आर प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, पीपल, पीपल ज़्यादा लोग हैं, आर का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आर का यूज़ होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज़, एम एंड आर है। यदि बात करें एक्शन वर्ब की, तो एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी से ही हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो जिस भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है
तो समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूस टेंस है, और कंटिन्यूस इट मीन्स कि वो काम हो रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अब समझाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, सो रहे हैं इट मीन्स सम स्टूडेंट्स आर रनिंग ऑन द ट्रैक। बट अगर मैं डायरेक्टली इंग्लिश का ही सेंटेंस बोलूं, सपोज मैंने कहा कि माई फ्रेंड इज रीडिंग अ नॉवल इन हिज रूम। माई फ्रेंड इज रीडिंग, रीडिंग रीड फर्स्ट फॉर्म ING ऐड किया, रीडिंग इट मीन्स कंटिन्यूस है, एंड माई फ्रेंड इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज इज। सो माई फ्रेंड इज रीडिंग अ नॉवल इन रूम। मेरा फ्रेंड रूम में नॉवल पढ़ रहा है। इसको और क्लियर करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। कुछ लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, सम पीपल आर डांसिंग एट द पार्टी। तुम मेरा वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर मी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। आप, वह मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग मूवी। तो ये था हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस, आप समझ गए होंगे। अब यदि हम सेंटेंस को नेगेटिव करें, जैसे कि हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी ये समझा था कि जब कभी भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सिंपल। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब अगर यही चीज़ हम कंटिन्यूस में अप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग, आप जा रहे हो। यदि मैं सेंटेंस को बोलूँगा नेगेटिव में कि आप नहीं जा रहे हो, तो आर के बाद नॉट यूज़ करेंगे, यू आर नॉट गोइंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग। वह मेरे पास आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू मी, वह मेरे पास नहीं आ रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग टू मी। आप समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग मी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग मी। वह कुछ बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग समथिंग। तो ये था नेगेटिव। अब अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो आप सभी जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, और हमारी कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम, आर। देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, एंड देन वर्ब। आप जानते हैं कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ ING फॉर्म आती है, एंड देन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यदि हम कहें आर यू प्रिपेयरिंग, क्या आप तैयारी कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। देखिए सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में यूज़ की, इंटरोगेटिव है। आर यू प्रिपेयरिंग के अलावा हम कोई और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आर यू जोकिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। आर यू टेकिंग रेस्ट, क्या आप आराम कर रहे हैं। आर यू वेटिंग फॉर राहुल, क्या आप राहुल का इंतजार कर रहे हैं। सेम यदि हम इसको WH फैमिली में कन्वर्ट करें, WH फैमिली जिसमें हम सेंटेंस पूछते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, इन सभी से, ये हमने वर्ड्स पहले भी डिस्कस किए थे। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, यदि मैं इसमें सिर्फ वाई ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है WH फैमिली इंटरोगेटिव। वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग एट होम, आप घर पर क्या कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप अब कैसा फील कर रहे हो। तो जब भी हम WH फैमिली का सेंटेंस बनाएंगे सो WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब इज MR, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड प्लस ING फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक बार हम कंक्लूजन में देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज MR के बाद वर्ब के साथ हमेशा ING फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, इज MR के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यदि हमें इंटरोगेटिव बनाना हो, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो हिंदी में, हेल्पिंग वर्ब से उसको इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हैं। यदि हमें WH फैमिली का सेंटेंस बनाना हो,
तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। देन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं एंड देन वर्ब के साथ ING का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर यू रीडिंग बुक। तो ये था हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की। आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का कंटिन्यूस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं अपना प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट, हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट तब कहते हैं जब वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रेजेंट में जो भी काम, जो भी एक्शन हो चुका है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस की पहचान की, हिंदी में हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सिंपल, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द आए, या फिर कोई काम हो गया है, या तो आपने, मैंने या किसी भी व्यक्ति ने कोई काम कर दिया है या फिर कर चुके हैं, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि राहुल आ चुका है, या फिर मैं कहूँ राहुल आ गया है। दोनों ही सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, आ चुका है और आ गया है, दोनों ही कंडीशन में राहुल आ गया है। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जब कभी हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं और प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव। और आप जानते हैं कि जो काम हो चुका है उसको इंडिकेट करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ एंड हैव, एक्शन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में देखा था। सो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। लेकिन कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को, वैसे तो सभी को ये पता होता है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आए कि हैज़ एंड हैव में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि बेसिक टू एडवांस की बात कर रहे हैं तो जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है वो भी बिल्कुल क्लियर समझें कि हैज़ एंड हैव में डिफरेंस क्या है। हैज़ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, जी बिल्कुल सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ को। और यदि बात करें ही, शी, इट या किसी भी नेम की, तब भी हम यूज़ करेंगे हैज़ का। ठीक वैसे ही हैव को हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के साथ और आई, यू, वी, दे इसके साथ। तो यदि किसी एक व्यक्ति की बात है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा की बात है तो हम हैव का यूज़ करेंगे, आई के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं मेन वर्ब की, जिसे हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, तो वर्ब की हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यदि हम बात करें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, सो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हैज़ और हैव, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी का अगर कोई और सेंटेंस इसमें दिया हुआ है तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। मैं अपनी नॉवल कंप्लीट कर चुका हूँ। इट मीन्स कि जो मैंने नॉवल पढ़नी शुरू की थी वो मेरी पूरी हो चुकी है। तो अब मुझे इसको टेंस में बनाना है, तो ये परफेक्ट टेंस में बनेगा। मैं अपनी नॉवल कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई नॉवल, आई हैव कंप्लीट माई नॉवल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह पहले ही सो चुका है। पहले ही सो चुका है, इट मीन्स कि वो काम हो चुका है, ये भी परफेक्ट में बनेगा क्योंकि चुका है जिसके लास्ट में आता है वो परफेक्ट होता है, और परफेक्ट बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही हैज़ पहले ही के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑलरेडी। ही हैज़ ऑलरेडी स्लेप्ट। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपने सपोज करो कोई काम करना शुरू किया था और आप उसको कर रहे थे या कर रहे हो और अब वो काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उससे कहोगे कि मेरा तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इट मीन्स कि यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। यदि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ और वो मूवी पूरी हो चुकी है तो मैं बोलूँगा कि मैंने ये मूवी देख ली है, आई हैव वॉच दिस। नेगेटिव सेंटेंस में सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा इंग्लिश के सारे टेंसेस में, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था, और अब ये प्रेजेंट परफेक्ट। हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़
करते हैं। और यदि हमें ये बात समझ में आ जाए कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो बहुत इजी होगा आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, उसको बनाना और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना। तो यदि हम परफेक्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो सेम होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हैज़ हैव के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म का और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव के साथ जब नॉट को यूज़ करेंगे तो हम इसको हैज़न्ट या हैवंट इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं गया है, वह नहीं गया है इट मीन्स कि वह नहीं जा चुका है। ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम। यदि मैं इसमें एक और वर्ड जोड़ दूं कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो जब अभी तक का इसमें यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे येट, लेकिन सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही होगा। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड येट, वह अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा है, ही हैज़ नॉट रीच द स्टेशन येट, उसने अभी तक मेरी बात नहीं सुनी है, ही हैज़ नॉट लिसन मी येट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में टेंस या सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ एंड हैव है, इसीलिए जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो, क्या आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो। सेंटेंस क्या से शुरू हुआ, सबमिट कर चुके हो, हिंदी में चुकाए चुके आ रहा है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। इंग्लिश में जब हम इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव होती है। सो हैव यू सबमिट योर असाइनमेंट, क्या आपने खाना प्रिपेयर कर लिया है। हैव यू प्रिपेयर द फूड, क्या आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है। हैव यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, क्या आपने उसे कॉल कर दी है। हैव यू मेड हिम कॉल, क्या आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया है। हैव यू इन्फॉर्म हिम, ज़रूरी नहीं कि हम सभी में यू का ही यूज़ करेंगे, हम ही शी या किसी से भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज़ ही कम हेयर, क्या वो यहाँ आ चुका है। हैज़ ही गॉन देयर, क्या वो वहाँ जा चुका है। हैज़ ही स्विच ऑन द फोन, हैज़ ही स्विच ऑफ द टीवी, क्या उसने टीवी को स्विच ऑफ कर दिया है। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव में जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है WH फैमिली का। WH फैमिली मीन्स वाई, क्यों, हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, कौन सी एंड ऑल दैट। सो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। हम हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे एंड देन हैज़ हैव, सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपने अभी तक अपनी फाइल सबमिट क्यों नहीं की है। वाई हैवंट यू सबमिट योर फाइल येट। वह कब आ चुका है। व्हेन हैज़ ही कम। वह कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है। हाउ ही हैज़ कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट। तुमने उसे क्यों पीटा है। वाई हैव यू बीटन हिम। तुमने ड्यू में एडमिशन क्यों लिया है। वाई हैव यू टेकन एडमिशन इन ड्यू। तुमने उससे बात क्यों की है। वाई हैव यू टॉक टू हिम। यदि हम बोलेंगे तुमने उससे बात क्यों नहीं की है तो हम हैव की जगह हैवंट मीन्स हैव नॉट का यूज़ कर सकते हैं। वाई हैवंट यू टॉक टू हिम। तुमने उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया है। वाई हैवंट यू इन्वाइटेड हिम। तुमने उससे मुलाकात क्यों नहीं की है। वाई हैवंट यू मेट हिम। तुमने उससे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा है। वाई हैवंट यू आस्क हिम क्वेश्चंस। तुम उसके गांव क्यों नहीं गए हो। वाई हैवंट यू गॉन टू हिज विलेज। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और अब हम अपने प्रेजेंट के लास्ट टेंस की बात करेंगे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस से मिलकर बनता है। परफेक्ट मीन्स कोई काम हो चुका है, कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम चल रहा है। इसीलिए परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस को जोड़कर हम बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं पहचान होगी, लेकिन इसके साथ हमेशा
टाइम भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल कंटिन्यूस है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। आई एम टीचिंग, दैट सिंपल कंटिन्यूस। आई हैव बीन टीचिंग for 2 days, for 2 hours, for 1 hour, for 20 minutes, that is perfect continuous। यदि perfect continuous की helping verb की बात करें, so perfect continuous की helping verb है has been and have been। आइए देखते हैं present perfect continuous। इसकी आइडेंटिफिकेशन सेम होगी, रहा है, रही है, रहा हूँ, प्लस टाइम, helping verb has been, have been and action verb वर्ब प्लस आईएनजी। बट डिफरेंस ये होगा कि जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे सो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस एंड फॉर के साथ टाइम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, दैट इज सिंपल कंटिन्यूस। बट इफ आई से दैट आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। तो याद रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हैज़ बीन एंड हैव बीन का यूज़ होगा। हैज़ बीन एंड हैव बीन उसी सेंस में यूज होंगे जैसे कि हमने हैज़ और हैव का यूज़ किया था। इट मीन्स यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, एनी नेम, देन वी यूज हैज़ बीन। बट इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, यू, वी, दे, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वी ऑलवेज यूज हैव बीन विद आई। आई के साथ भी हम हैव बीन का ही यूज करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, कब हम सिंस का यूज़ करेंगे एंड कब हम फॉर का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें बिल्कुल ईजी हो जाए। सो जस्ट रिमेंबर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन एंड एक्शन वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल्स, आप मूवी देख रहे हैं, इसमें कोई टाइम क्लियर नहीं है, टाइम का कोई इंडिकेशन नहीं है, ये नहीं पता कि आप कब से देख रहे हैं, देन वी यूज सिंपल, यू आर वॉचिंग मूवी। बट इसी सेम सेंटेंस को अगर हम कहें कि आप 3 घंटे से मूवी देख रहे हैं, इट मीन्स 3 घंटे से आप वो काम लगातार कर रहे हैं। सो यू हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours। राहुल पढ़ रहा है, राहुल इज रीडिंग। राहुल एक नॉवल पढ़ रहा है, राहुल इज रीडिंग अ नॉवल, सिंपल कंटिन्यूस। बट इफ यू से राहुल सुबह से नॉवल पढ़ रहा है, राहुल हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। सो हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ कर कर हम परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। अब हम क्लियर करेंगे कि सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है। सिंस हम एग्जैक्ट टाइम से पहले यूज़ करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यूज़ करते हैं, एक ऐसा टाइम जिसका कोई एग्जैक्ट नेम हो। अभी मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि नेम से मेरा क्या मीनिंग है। एंड फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए। जब ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन मीन्स 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 साल, 2 मिनट, 10 महीने, दैट इज ड्यूरेशन एंड देन वी यूज फॉर। सो आइए बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम एंड नेम ऑफ टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, डेज के नाम क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यदि किसी भी डे का नेम होगा देन वी यूज सिंस, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। यदि ड्यूरेशन होगी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 days, 4 days, 6 days, देन वी यूज फॉर। डेट्स, कोई एग्जैक्ट डेट होगी देन वी यूज सिंस, सिंस जून 2015, सिंस 15 जून, सिंस 20 दिसंबर। यदि ड्यूरेशन होगी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, देन वी यूज फॉर। ईयर नेम 2005, 1999, 2006, देन वी यूज सिंस। 2 साल, 10 साल, 20 साल, देन वी यूज फॉर। एंड कोई ओकेशन, कोई पार्टी, कोई मैरिज, देन वी यूज सिंस, सिंस my marriage, since birthday, any festival, then also we use. If we use any festival, then we also use since. For example, since Eid, since Diwali, since Dashera, and anything, and so on. इसी तरह से यदि morning, evening, afternoon, night, last night and last किसी की हम बात करते हैं तो since का यूज़ करते हैं। since morning,
since evening, since afternoon, since last night, since yesterday. But if we say 2 मिनट, 4 मिनट, 10 सेकेंड, थोड़ा समय, बहुत समय, काफ़ी देर से, then we use for a long, काफ़ी देर से, for a while, थोड़ी देर से, for 2 days, 2 दिन से, for 2 minutes, 2 मिनट से, for 10 seconds, 10 सेकेंड से. यदि हम बात करें बचपन से, then we use since childhood, सदियों से, since ages. इस तरह से हम since and for का यूज़ करते हैं. तो जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, then we use since. ड्यूरेशन होगी, then we use for. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट के सभी टेंसेज एंड फ्यूचर के. तब तक के लिए